हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। ये आज हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि ये जो पेपर है ना, वो पूरे के पूरे लीगल हैं, ठीक है। और ये पेपर इसरो के हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, ठीक है। जो कि इसका एग्जाम आपका कब हुआ था? 21/2/2015 का हुआ था, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ये प्रीवियस ईयर का है। चलिए, इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे वो 60 नंबर के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके फर्स्ट जो 60 क्वेश्चन है उसमें 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से नोट डाउन करते जाना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना सबकी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देखना और आंसर सभी लोग करते जाना। ओके, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ओम के नियम को प्रतिनिधित्व करने वाला जो वक्र है ये कैसा वक्र होता है? द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो ओम्स नियम है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ से आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहला आपका दे रखा है कि ये परवलय होता है यानी पैराबोला होता है, ठीक है। क्या वो साइन फलन होता है यानी साइन फंक्शन होता है, लीनियर होता है, या फिर हाइपरबोला होता है? तो आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि क्या होता है। ओम के नियम की बात कर रखा है ना, तो इसका वक्र यानी कि इसका जो ग्राफ होता है यानी कर्व होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लीनियर होता है, यानी कि ये कैसा होता है? रैखिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा बता देते हैं, वो अगर कभी पूछे आपसे एग्जाम में तो आप ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है? क्या होता है? ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है, यानी कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ एरिया है जहाँ पे ओम का नियम पालन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो आपका हो जाएगा कि जहाँ पे भी आपका गैस वाला फील्ड होगा, है ना। कौन सा? गैस वाला फील्ड होगा, वहां पे ओम का नियम पालन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जहाँ पे भी सेमीकंडक्टर वाला मैटर होगा, ठीक है। कौन सा? सेमीकंडक्टर वाला, वहां पे भी आपका ओम का नियम पालन नहीं करता है, ठीक है। थर्ड अगर बोला जाए तो यहाँ पे वैक्यूम, जो आपका वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है, जो आपका वैक्यूम ट्यूब होता है ना, वहां पे भी ये क्या करता है? ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। तो ये जो कुछ ऑप्शन है ना, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा में बताया है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है ये, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना अपनी नोट कॉपी में, क्लियर है। तो देखो, आप ना दो कॉपी बनाना, पहला तो आपका निमी का जो टेस्ट चल रहा है, निमी का जो पेपर चल रहा है उसके लिए, और दूसरा आप बना लेना प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। दो नोट आप जरूर कंप्लीट करना। और डीआरडीओ का एग्जाम मेरे ख्याल से लग रहा है कि अभी नहीं होगा, क्योंकि डीआरडीओ की एक नई बहाली आ गई है, ठीक है। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है, हो सकता है कि डीआरडीओ की एग्जाम आपकी जनवरी तक हो, जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी अभी आप लोग आईटीआई कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, है ना, उनका सिलेबस में चेंजिंग हो गया है आईटीआई का। और आप लोग चेक कर लेना, और वैसे हम उसका एक वीडियो आप सभी तक पहुंचा देंगे। जो सिलेबस है, हो सकता है कि आपका लोको पायलट का एग्जाम होगा उसमें, या फिर डीआरडीओ का एग्जाम, जो भी अब एग्जाम होने वाले हैं आपके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करके फिर आपका क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाएगा। तो इस बात के लिए आप लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। और उसमें क्या क्या सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, क्या क्या ऐड डाउन किया गया है, वो हम एक वीडियो बना देंगे कल कल या आज शाम तक। तो आप लोग चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, आवृत्ति बढ़ाने पर जो परिपथ की धारिता प्रतिघात होती है वो क्या होती है, उस पर क्या असर पड़ता है? यानी कि एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बताना है कि जब आपका परिपथ का धारिता प्रतिघात जो होता है वो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स, यानी कि क्या वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है।
या फिर बोल रहा है डी नंबर कि बढ़ता है और फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, यानी एक बार क्या होगा, बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आंसर कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने पर उसका जो धारिता यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है यानी रेजोनेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट में जो आपका क्या होता है, एक्स सी होता है। तो एक्स सी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या होता है, 1/, क्या हो जाएगा, 2πfc होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2πfc होता है। ठीक है, तो ये तो आपको बोला गया है कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को होगा। तो जहां पे क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करते हो, जब आप बढ़ाते हो, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो सी होगा वो एक्स सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स एल की बात किया जाए यानी कि कैपेसिटी इंडक्टिव इंडक्टिव की बात की जाती है ना, तो एक्स एल की अगर बात की जाएगी तो वहां पे उस सिचुएशन पे क्या होगा, तो एक्स एल बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। ठीक है, क्या होता है, 2πfl होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे इंडक्टिव का क्या असर पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप क्या करते हो, एक्सएल यानी कि ये जब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जब आप फ्रीक्वेंसी को क्या करते हो, बढ़ाते हो। ठीक है, तो इंडक्टिव के सिचुएशन में आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस में आपका ये घटेगा। क्लियर है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीटली ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन करने में हमें अभी थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो रही है, बट जितना ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो कर दूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, आपके पास एक सर्किट है जो कि आरएल सर्किट है जिसमें आपका रेजिस्टेंस 6 ओम है और आपका यहाँ पे इंडक्टेंस की बात कर रहा है 8 ओम है। तो इसकी प्रतिबाधा क्या होगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या बोल रहा है, 8 है, और यहाँ पे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा। अभी सभी लोग को बताना ये है कि इसका जो इम्पिडेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर एल सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट है जिसको अगर हम लोग इम्पीडेंस में देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, √आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स एल। ठीक है, एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। तो आर का वैल्यू क्या दे रखा है आपका, 6 ओम है, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस एक्सएल का वैल्यू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, टोटल को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 100 हो जाएगा, जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब हमने बताया था आपको कि आर बराबर क्या होता है, जेड होता है ना, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेजोनेंट सर्किट में क्या यूज करते हैं, जेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस है तो ये ओम में होगा इसका आंसर। तो अब आप लोग इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 ओम। क्लियर है, तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, 10 ओम। ठीक है, चलो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप लोग सॉल्व करना मैथ का क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, देखते हैं। एक दोलित में पुनर्भरण संकेत है, यानी कि इन एन ऑक्सीलेटर द फीडबैक सिग्नल इज डैश। ऑक्सीलेटर में जो फीडबैक सिग्नल होता है, जो फीडबैक होता है, ठीक है, तो वहां पे बताना है कि क्या होता है। पहले तो आपको बताना है कि ऑक्सीलेटर जो होता है उसमें कैसा फीडबैक होता है। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है।
क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। और जो आपका एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर में कैसा होता है, एम्पलीफायर में आपका होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होगा, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब ये एक्सीलेटर में फीडबैक सिग्नल होता है तो क्या होता है इसमें बताना है। ए में बोल रहा है कि इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, निवेश संकेत के साथ कला में बोल रहा है कि क्या वो इन फेज होगा इनपुट के, या फिर आउटपुट के इन फेज होगा, या फिर आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल होगा, या फिर आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल होगा। तो आपको बताना है कि क्या होगा ये, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव फीडबैक में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सेम फेज में हो जाएगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में हमेशा क्या रहेगा, सेम फेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा इन फेज विद द इनपुट, ये दोनों एक फेज में ही होंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक चीज और, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि आपका जो फेज एंगल की बात करेगा, ठीक है, कितना फेज एंगल की अगर बात करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इनपुट होता है, ठीक है, ऑक्सीलेटर का जो इनपुट होता है वो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस में होगा, ठीक है। कितना होगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस में होगा, ठीक है। अगर तो वहां पे कैसा फीडबैक बनेगा, आपका निगेटिव फीडबैक बनेगा। समझ में आया क्या। तो ये चीजें ना आप अच्छे से ध्यान रखना, ओके। इनपुट और आउटपुट का जो फेज एंगल होगा, फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री, तब वहां पे नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण तरंग सेतु दृष्टकाड़ी की प्रति शिखर वोल्टता, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज की बात कर रहा है, किसके लिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। इसमें बोल रहा है कि द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज डैश। बताइएगा कि क्या होता है उसमें, क्या वो Vm होता है, 2Vm होता है, Vm बाई पाई होता है, या फिर Vm बाई √2 होता है, क्या होता है। तो पहले तो आप ध्यान रखना कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PIV कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, PIV कहते हैं, ओके। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, ठीक है। तो याद रखना कि जो डायोड होता है, ठीक है, जो आपका ये डायोड होता है ना। तो ये जो डायोड होता है, जब डायोड को आप क्या करते हो, रिवर्स बायस में करते हो, यानी इसकी पोलैरिटी क्या करते हो, चेंज करते हो, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब आप क्या करते हो, इसको इन्वर्स में यूज करते हो आप, तो वहां पे इसके समानांतर में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा आपका, ओके। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। यानी डायरेक्ट वे में देखा जाए तो वोल्टेज सॉरी डायोड को जब आप रिवर्स बायस में यूज करोगे तो वहां पे जो उसके समानांतर वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कहेंगे PIV, यानी पीक वोल्टेज, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका PIV कितना होता है, VM होता है, ठीक है। कितना होता है, VM होता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि सेंटर टेप किसकी बात कर रहा है, अगर यहाँ पे सेंटर टेप की बात की जाए, ठीक है, सेंटर टेप, तो सेंटर टेप भी आपका क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है, ठीक है। तो सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलो, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसका क्या होता है, 2VM होता है, ठीक है। और नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर की बात अगर करो, ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर की बात करो तो इसका जो होता है PIV वो क्या होता है, VM होता है। तभी आप लोग को बताना है कि इसका फुल वेव का बताना है ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर का कितना हो जाएगा, 2VM हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2VM हो जाएगा, यानी कि B आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका एम्पलीफायर से रिलेटेड है। एक
आइडल जो एम्पलीफायर होता है उसका निर्गम क्या होता है, ठीक है, निर्गम प्रतिबाधा क्या होता है, द इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान रखना, जब भी एम्पलीफायर आइडल कंडीशन में होगा, ठीक है, तो वहां पे कुछ आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला तो आपको याद रखना है कि इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो कितना होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है, वोल्टेज गेन। उसके बाद यहाँ पे अगर स्लीव रेट की बात की जाए, ठीक है, स्लीव रेट की बात की जाए, तो जो स्लीव रेट होता है वो भी कितना होता है आपका, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ इसमें कितना होता है, बैंडविड्थ की बात की जाए, बैंडविड्थ भी इसका क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइएगा इनपुट पे, इनपुट की बात की जाए, इनपुट प्रतिबाधा की बात की जाए, तो ये भी आपका क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन में देखा जाए तो आउटपुट की बात की जाए, आउटपुट प्रतिबाधा, ठीक है, आउटपुट प्रतिबाधा की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, इनपुट प्रतिबाधा हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा, और आउटपुट प्रतिबाधा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसमें ऑफसेट का कंडीशन भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, इनपुट ऑफसेट की कंडीशन में जो इसका वोल्टेज रहेगा वो क्या रहता है, जीरो रहता है, और आपका जो करेंट रहता है इसके ऑफसेट में जो करंट रहता है वो भी क्या रहता है आपका, जीरो रहता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपको याद रखना है आइडल कंडीशन में, किसके लिए, एम्पलीफायर के लिए। तो ये आपके लिए वीबीआई पॉइंट होगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका एम्पलीफायर से रिलेटेड आ सकता है, तो आप याद रखना, ओके। क्लियर है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इनपुट इम्पीडेंस की, आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर रहा है, तो हमने बताया आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आपका 7 नंबर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रेजिस्टर से रिलेटेड है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एम्पलीफायर का वोल्टता लाभ यानी कि गेन की बात कर रहा है, ठीक है, गेन 100 है, जिसमें आपका बीटा बोल रहा है, बीटा कितना है आपका 0.03 ऋणात्मक फीडबैक के लिए है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इसका लाभ कम होकर होगा डैश द वोल्टेज गेन एन एम्पलीफायर 100, ओके, गेन जो होगा एम्पलीफायर का 100 होगा, ऑन अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक अगर यहाँ पे दे रखा है कितना, बीटा बराबर 0.3, तो गेन कितना रिड्यूस होगा, ठीक है। अब रिड्यूस हो रहा है मतलब कि वो कम हो रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, गेन रिड्यूस का फॉर्मूला पहले तो आपको याद रखना है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एफ बराबर क्या होता है, गेन बट्टे 1 प्लस गेन बीटा हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा बीटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करो आप सभी लोग, तो यहाँ पे जो आपका ए है यानी कि जो गेन दिया हुआ है कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है, और बट्टे में यहाँ पे जो 1, तो 1, और प्लस में यहाँ पे ध्यान देना 1, ए बीटा का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 0.3, 0.03, और इंटू हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये तो हो जाएगा आपका 100 रहेगा ही, यहाँ से ये क्या रहेगा, 100 रहेगा, और बट्टे में यहाँ पे देखोगे तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आपको तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, तो फीडबैक गेन कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसका आंसर आप लोग डी कर लेना, 25। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीआरओ से साधारणतः उपलब्ध अंशांकन संकेत
डैश का है। कैलिब्रेशन सिग्नल यूजुअली अवेलेबल फ्रॉम सीआरओ ऑफ द, सीआरओ की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सीआरओ होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। सीआरओ जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, थर्मोनिक इल्यूमिनेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है, थर्मोनिक, ठीक है, याद रखना, इसको नोट कर लेना। सभी लोग को नहीं पता होता है कि ये थर्मोनिक जो इल्यूमिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखना ये सीआरओ का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका थर्मोनिक इल्यूमिनेशन, ठीक है, इस सिद्धांत पे सीआरओ काम करता है, ओके। अब यहाँ पे कभी कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका यूज हम लोग किसको नाप मापने के लिए किए करते हैं, यानी कि मेजर करने के लिए, तो जहाँ पे भी आपको पीक टू पीक वोल्टेज को मापना होता है वहां पे सीआरओ का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीआरओ का यूज हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। और कैसा डिवाइस होता है वो, ठीक है, किस तरह का वो डिवाइस होता है, तो ये कैसा डिवाइस होता है आपका 2D डिवाइस होता है, ठीक है। कैसा डिवाइस होता है, 2D डिवाइस होता है, क्लियर है। तो अब आपको आंसर बताना है कि जो सीआरओ होता है उसके कैलिब्रेशन सिग्नल यूजुअली अवेलेबल फ्रॉम सीआरओ, क्या अवेलेबल होता है इस पे ये बोल रहा है बताना, ठीक है। इसमें कैसा वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैसा सिग्नल मेजर कर सकते हैं, तो स्क्वायर वेव वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर वेव। तो याद रखना, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स साइन वेव कर देते हैं, साइन वेव नहीं होता है, स्क्वायर वेव वोल्टेज होगा, क्लियर है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, ट्रायक से रिलेटेड है ये। एक ट्रायक को डैश के संयोजन के रूप में माना जाता है। अ ट्रायक कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एक ट्रायक जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा जो कॉम्बिनेशन होता है किसका होता है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि इसका कौन क्या कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। पहले तो आप ध्यान देना कि जो ट्रायक होता है वो कैसा दिखता है, ठीक। तो ये देखो, ये आपका कैसा ट्रायक बन गया है ना, ये आपका ट्रायक है, यहाँ से ध्यान देना। ये इसका क्या होता है, एक तो आपका रहेगा इस तरह से फॉरवर्ड और दूसरा रहेगा इस तरह से इसके अपोजिट रिवर्स में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, ये कुछ आपका ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, पर आप लोग अच्छे से इसको बनाना अपनी कॉपी में, क्लियर है ना। यहाँ से ये इसको क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा, ठीक। और यहाँ से ये आएगा और ये इसके साथ क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा। और ये दोनों क्या करेगा आपस में इसको, यहाँ से जब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना इस टाइप का, मतलब हुआ कि ये वायर इसके साथ में क्या है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अर्थ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, अर्थ करते हैं। और ये जो होता है इसमें क्या होता है, ये इसका गेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो ट्राइक बना हुआ है ये किससे मिलके बना होता है, तो ये आप जानते हो, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, SCR कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने SCR है, एक और दो, तो याद रखना है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दो SCR से मिलके ये क्या होता है, बना होता है, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रकाश शास्त्रित प्रतिरोध LDR एक डैश के रूप में काम करता है। अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR इसका ये फुल फॉर्म है, इसको आप लोग नोट कर लेना। LDR का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है LDR। बिहेव लाइक्स, कैसे बिहेव करता है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, स्विच की तरह, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह, या फिर बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा किसके तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो LDR जो होता है ये एक स्विचिंग की तरह काम करेगा, ठीक है, एक तरह का स्विच होता है। तो याद रखना LDR का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और दूसरा याद रखना इसका यूज हम लोग स्विच की तरह करते हैं, ओके। और इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंबल कैसा होता है, तो ये सिंबल कुछ आपका ऐसा रहता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, रजिस्टर यहाँ पे क्या करता है, लगा रहता है, और यहाँ पे लाइट गिरेगा तब जाके क्या करेगा, प्रॉपर वे में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग सॉल्व करना है इसको अच्छे से। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएगा,
क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, उसमें प्रतिरोधक एक ट्रांसड्यूसर है जो डैश को डैश में परिवर्तित करता है। थर्मिस्टर इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये किसको कन्वर्ट करता है। सबसे पहले याद रखना कि ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर की बात की जाती है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एनर्जी को। ठीक है, थर्मिस्टर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो थर्मिस्टर को हम लोग कहते हैं, थर्मिस्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंसर एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सेंसर कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे, सेंसर कहेंगे। तो कभी कभी जब आप लोग बाहर जाते हो घूमने, किसी मॉल वगैरह में जाओगे या फिर किसी बड़े से जो अपार्टमेंट वगैरह में जाते हैं, तो जब हम लोग अंदर इन करते हैं तो वहाँ का गेट क्या होता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सेंसर लगा होता है जो हमारे बॉडी को सेंस करता है और अचानक से वो क्या होता है, गेट को ओपन करता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे सेंसर के, थर्मिस्टर के बारे में थोड़ा सा और एक दो पॉइंट बता देते हैं कि इसका जो प्राइमरी क्या होता है, जो प्राइमरी आउटपुट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, प्राइमरी आउटपुट होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर मैकेनिकल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी आउटपुट होगा या फिर ये तो इलेक्ट्रिकल होगा या फिर क्या होगा, मैकेनिकल होगा। ठीक है, दोनों हो सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी की बात की जाए तो सेकेंडरी जो होता है ये आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है। ठीक है, देखो तो प्राइमरी आउटपुट में याद रखना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर सेकेंडरी आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और वो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, जो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर के साथ यहाँ पे क्या करता है, थर्मिस्टर जो होता है ये निगेटिव क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, थर्मिस्टर हमेशा क्या करता है, जो आपका निगेटिव टेम्परेचर होता है वो उसको क्या करता है, मेजर करेगा। ठीक है, और ये निगेटिव टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे देखो मिनिमम कितना होगा, 55 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 55 डिग्री हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 65 डिग्री हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, 55 से 65 डिग्री हो सकता है। और अगर प्लस में देखा जाए मैक्सिमम, तो यहाँ पे ये कितना हो सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, तो आप ना इस तरह से ध्यान रखना कि थोड़ा सा जैसे जैसे अगर हम आपको बता रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से क्या करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। अब आपको बताना है इतना ट्रांजिस्टर और सॉरी थर्मिस्टर के बारे में, आपको एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लेना। अब आपको आंसर बताना है कि ये थर्मिस्टर इज ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट। अब आपको बताइएगा, सुविधा तो हो ही गई होगी, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आंसर बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ताप को विद्युत संकेत में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्लियर है ना, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आना। क्या बोल रहा है, यदि 30 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो उसका निवल धारिता क्या होगा, यानी कि 330 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, नेट कैपेसिटेंस इज। तो देखो पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में ऐसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो जानते हो कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस से क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 कैपेसिटर हो गया। इसको सीरीज में अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, C बाय क्या होता है, N होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो 30 का है ना टोटल, तो टोटल आपका 30 है, तो टोटल C क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या है, 3 है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको कैंसल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रोफैरेड में चेंज नहीं किया है तो ये माइक्रोफैरेड रहेगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, एक एम्पियर मतलब क्या होता है।
यहाँ पे बताना है कि आपका 1 एम्पियर की बात कर रहा है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला बोल रहा है कि प्रति घंटा 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इच आवर, 1 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे में प्रवाहित होगा, या फिर 1 कूलाम ईच सेकेंड, क्या वो 1 सेकेंड 1 कूलाम प्रवाहित होगा, या फिर प्रति मिनट 1 कूलाम, 1 मिनट में 1 कूलाम फ्लो करेगा, या फिर 1 कूलाम ईच आवर। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि क्या होगा। पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर की बात कर रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? I/Q/E होता है। क्या होता है? I/Q/E होता है, यही होता है। ठीक है, Q/E। अब यहाँ पे ध्यान देना कि Q क्या होता है? गुलाम में होगा। ठीक है, क्या होगा? गुलाम में होगा। और E जो होता है क्या होता है? सेकेंड में आपका लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर Q की बात की जाए तो एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, Q बराबर होता है Ne, जो कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सेकेंड है ना, तो इसका टाइमिंग क्या होगा? सेकेंड होगा, तो 1 सेकेंड में आपका कूलाम की बात कर रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि हर 1 सेकेंड में कूलाम प्रवाहित होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, प्रति सेकेंड 1 कूलाम, 1 कूलाम इच सेकेंड। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 100 वोल्ट तक चार्ज किए हुए 1 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर में चार्ज होगा, यानी कि द चार्ज इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट विल बी। अब आपको बताना है कि आपका जो चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कूलाम के बारे में, चार्ज के बारे में कि कितना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि क्या होता है। तो एक फॉर्मूला इसका आता है, Q बराबर क्या होता है? CB होता है ना। Q बराबर क्या होता है? CB होता है। ओके, अब यहाँ पे आपका C कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो माइक्रोफैरेड को अगर आप लोग चेंज करोगे, तो माइक्रोफैरेड को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10⁻⁻6 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट है तो इंटू करके हम क्या करेंगे? 100 करेंगे, 100 वोल्ट है ना। अब यहाँ से ध्यान देना, देखो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से 2 कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 400 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400 माइक्रो फैरेड। तो आपको याद रखना है 400 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कुलाम्ब हो जाएगा। तो ये चीजें ना आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ओके, चलो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चुंबकीय अभिवाह का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले आपको जानना है कि एक वेवर, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको बताना ये है कि इसमें जो एक वेवर होता है वो कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बताना है आपको? एक जो वेवर होता है वो कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, बताइएगा, ध्यान से बताइएगा क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे एक वेबर, यानी कि एक वेबर बराबर होता है 10⁻⁻8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, कितना होगा? 10⁻8 मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल। ये चीजें आपसे कभी भी पूछा जाए तो आंसर याद रखना कि आपका जो एक वेवर कितना होता है, कितने के बराबर होता है? 10⁻8 माइनस, सॉरी, मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टेस्ला के बारे में, तो आप कैसे लिख सकते हैं? पहले ये आप ध्यान रखना कि आपका जो फ्लक्स होता है, बी बराबर क्या होता है?
फ्लक्स बट्टे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर आपको टेस्ला पूछेगा क्या होता है, तो टेस्ला बराबर, टेस्ला क्या होता है, तो फ्लक्स डेंसिटी का जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, डेंसिटी का फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, और टेस्ला कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। जो आपका वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर आता है ना, उसको हम लोग किस में लिखते हैं, टेस्ला में लिखते हैं। और टेस्ला जो होता है फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, किसकी, फ्लक्स डेंसिटी की। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बोल रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर में हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे और आगे हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका होगा, 18 नंबर। ये ध्यान रखना 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के डैश पर कट जाता है तो आपका जो प्रेरित ईएमएफ होता है अधिकतम हो जाता है, यानी कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है इसका पहले ये ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, बी बड़ा बी, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, बी बटे हो जाएगा वी शाइन थीटा। क्या होता है, वी शाइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ई मैक्सिमम पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, ई मैक्सिमम पूछ रहा है। ओके, तो ई मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, बी बट्टे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बट्टे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनेगा, बताइएगा सभी लोग, क्या आंसर बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम आपका कितना होता है, ये बताइएगा सभी लोग। ठीक है, कमेंट में बनाइए, बताइएगा कि मिनिमम अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिनिमम कितना होगा। ये तो मैक्सिमम था इसलिए 90 हो गया, मिनिमम बताइएगा कितना होगा। यहाँ पे एक चार्ट हम बना देते हैं, वो चीजें आप लोग कंटिन्यू याद रखना। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री पे आता है तो ये क्या बनता है, कितना ईएमएफ बनेगा, 0 ईएमएफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये 90 डिग्री पे आता है तो मैक्सिमम बनता है। और अगर मॉडरेट की यानी मीडियम कब बनेगा, जब ये 45 डिग्री पे रहेगा तब ये कितना बनेगा, मीडियम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है किससे रिलेटेड था, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड था। ठीक है, तो इस तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। तो मैक्सिमम अगर पूछा गया तो 90 डिग्री और सबसे मिनिमम होगा तो 0 डिग्री। क्लियर है ना। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक श्रेणी परिपथ में धारा डैश है, इन अ सीरीज सर्किट द करेंट इज डैश। या अब आपको बताना है कि एक आपके पास सीरीज है, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन किया हुआ एक सर्किट बना हुआ है, उसमें जो करंट होगा वो कैसा होगा, बताइएगा सभी लोग, करंट होगा वो कैसा होगा। करंट कैसा होगा, देखिए सीरीज में हमेशा क्या रहता है, करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे जितने भी करंट होंगे इसमें सारे के सारे करंट क्या रहेंगे, आई बराबर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी सेम रहेंगे। आप याद रखना इसका वैल्यू ये होगा। अगर इसके जगह पे अगर आपसे पूछ देता कि पैरेलल सर्किट अगर होगा तब वहां पे आपका क्या पूछेगा। और यहाँ पे याद रखना ये करंट आपका सीरीज में सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, इसमें अलग अलग रहेगा, यानी कि वोल्टेज हमेशा इसमें क्या होगा, डिवाइड होते रहेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। लेकिन जब आपका पैरेलल की बात करेगा, ठीक है, पैरेलल की बात करेगा तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि जो करंट रहता है वो कैसा रहता है, तो करंट हमेशा क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा, यानी कि वेरीज करेगा। ठीक है, और इसमें जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो वोल्टेज रहेगा आपका क्या रहेगा, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो याद रखना वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किस कंडीशन में, पैरेलल के कंडीशन में। क्लियर है ना। चलो अभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 19 नंबर। ठीक है, चलो 21 क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं जो साइन वेव से रिलेटेड है। 21 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक साइन तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होती है, रेडियन प्रति सेकेंड में इसका कोणीय वेग क्या होगा, यानी कि अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इट इज अ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड इज डैश क्या होता है। पहले यहाँ पे आपको डायमीटर देखना है, तो डायमीटर को पता कीजिए। ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि आपका जो डायमीटर की बात करें, अगर यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जो फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 50 हर्ट्ज है। ओके, चलो अब यहाँ पे ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, एफ होता है। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन वेव की बात कर रहा है, इसलिए हम किसको लेके चलते हैं, ओमेगा को, जो कि क्या है, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको टाइम पर सेकेंड है तो टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर वैल्यू पुट किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई, तो 2 का वैल्यू आपका तो पता ही है, पाई का वैल्यू पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो 2 पाई की जगह पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे रखो 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 यानी कि 100 पाई। कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आंसर कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आंसर आपका किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको टिक कर लेना, डी। ओके, चलो 22 क्वेश्चन में देखते हैं। डेसिमल संख्या दिया हुआ है 29 का, बाइनरी रूप आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बाइनरी चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है। पहली बात यहाँ पे कि 9 को क्या लिखेंगे और 2 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको हम ट्रिक बता देते हैं। एक होता है, ठीक है, 2 होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। अभी ध्यान देना, ये 9 है यानी 29 है, तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नंबर को लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, देखो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 की जगह पे 1 रखते हैं, 16 और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखोगे 8 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा और ये यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा नंबर पे आपको नहीं जाना है, तो ये कोई भी नंबर अगर बीच में खाली बचता है उसके सामने में आप 0 डालते हो, तो आंसर चेक करो कितना होगा। यहाँ पे देखो 16 20 और यहाँ पे हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 29, यानी कि 11101 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है बहुत ही ज़्यादा। ये आपका बेसिक था। चलो ये तो हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीटली बी। ठीक है, अब आते हैं बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहा है 23rd नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, बूलिय बीजावली के अनुसार 1+a 1+b 1+c डैश के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा 1+a b 1+ac। ठीक है, तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका 1+a है, ठीक है, 1+a है। ओके, यहाँ पे 1+ क्या है, b है और ये 1+c। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्लस का साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किस गेट को, तो जितने भी प्लस के साइन है ये रिप्रेजेंट करता है और गेट को। ठीक है, यानी जोड़ने का। उसके बाद
यहाँ पे आपका जितना भी अल्फाबेट होता है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, या तो जीरो मानते हैं या फिर वन हो सकता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन आपके इसमें हो सकते हैं, तो जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे याद रखना वन हो जाएगा, ठीक है। और डॉट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो और वन के कंडीशन में हो जाएगा तो प्लस के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वन प्लस बी होता है, उसका भी वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर करते हैं तो ये वन प्लस सी भी क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और ये जो आपको हमने बताया था कि ये जो आपका डॉट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। और एंड गेट हमेशा क्या करता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर इसमें बताइएगा सभी लोग क्या होगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आंसर इसमें क्या हो जाएगा। वैसे हम आपको बताते हैं कि वो आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए है। ओके, चलो इसको ना आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत ही ज़रूरी होते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए हम आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसको रिवीजन पक्के से कर लेना। ओके, चलो 24 नंबर क्वेश्चन। ताप वैद्युत युग्मक डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, थर्मोकपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे थर्मोकपल काम करता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो थर्मोकपल होता है ये आपका सीबैक इफेक्ट पर काम करता है। किस पे काम करता है, सीबैक इफेक्ट पर काम करेगा, ठीक है। और इसमें जो आपका उत्पन्न ईएमएफ होता है, ठीक है, इसमें जो ईएमएफ आपका जेनरेट होगा वो कैसा रहेगा, तो ईएमएफ जो जेनरेट होता है वो आपका कैसा होता है, डीसी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो याद रखना जो आपका थर्मोकपल होता है वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें से जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, ईएमएफ बनता है वो कैसा होता है, तो ये आपका डीसी होता है, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए, थर्मोकपल को मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं का यूज करते हैं, तो पीएमएमसी का यूज करते हैं, ठीक है। इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका रेंज जो हो सकता है मेजर करने का वो आपका कितना हो सकता है, या तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, मिली हो सकता है, मतलब बहुत कम ये मेजर करता है, ठीक है। डीसी है तो आप समझ ही रहे हो कि इसका रेंज भी बहुत कम होगा, तो मिली हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा, माइक्रो में मेजर करेगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर कितना, ये आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये जो टेम्परेचर मेजर करने करेगा वो कितना करेगा, 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से कितना करेगा, 1100 डिग्री सेल्सियस से आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसको ये मेजर करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज अगर किया जाता है तो 1100 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं एग्जाम से रिलेटेड, इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा कंपलसरी है वो, ठीक है। और हर एग्जाम में हो सकता है कि वो आपसे पूछ दे, चाहे डीआरडीओ हो, लोको पायलट हो, कोई भी हो, ठीक है। मेजरमेंट की बात आ रहा है, तो एक होता है क्यू मीटर आपका, है ना, कैसा हो, कौन सा होता है, क्यू मीटर होता है, ओके। और ये क्यू मीटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्यू मीटर आपका आर एल सीरीज पर काम करता है, आर एल सी, ठीक है, सीरीज के सिद्धांत पर काम करेगा। ओके, क्लियर है। तो ये चीजें ना ध्यान रखना, क्यू मीटर आरएलसी सीरीज के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें आपके जो स्प्रिंग कंट्रोल होते हैं ना वो नहीं रहते हैं, ठीक है। क्यू मीटर में स्प्रिंग कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं रहता है। स्प्रिंग कंट्रोल मतलब समझ रहे हैं, जो आपका क्या करता है, दोलन उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो आपका पावर फैक्टर होता है वो भी अवेलेबल
नहीं होता है, किसमें, क्यू मीटर में। तो एक चीज ना यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो क्यू मीटर होता है आरएलसी सीरीज के फॉर्म में सिद्धांत पे काम करता है, इसमें कोई भी स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइसेस नहीं होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें पावर फैक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बस आज हम 25 क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज और धारा के बीच कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, वोल्टेज एंड करेंट की बात कर रहा है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि देखो, ये आपका क्या है, आई है, ठीक है, यानी करंट है, और ये आपका क्या है, यहाँ से जा रहा है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाला जो कोण बनता है, ठीक है, यानी कि ये जो थीटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फेज डिफरेंस। आज के लिए बस इतना ही। शाम को एक वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे निमी पैटर्न के, ठीक है, निमी वाले सेट 3 आज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो आपका इसरो का क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहेगा, तो कंटिन्यू दोनों आपका प्रैक्टिस चलते रहेगा, ठीक है। निमी का क्वेश्चन बैंक और प्लस में ये आपका कोई भी हमारे पास आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा वो सब हम आपको करवाते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए हम डेली आपको बोलते हैं ऑल द बेस्ट, तैयारी बस अच्छे से करना, किसी भी हाल में हार नहीं मानना। ओके, ऑल द बेस्ट। हमसे जितनी भी हेल्प हो सकती है आप सभी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो